Hello students, welcome to University of Entrance. So we were discussing our chapter that how the process of nation building took place and what were the problems. And in this chapter, this is our third lecture. Okay, so we have in our previous two classes we have covered the introduction part and how the Pakistan got bifurcated from India. Okay, so we have discussed that process, and today we will see that what was the story of princely states. Okay, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्रिंसली स्टेट्स की स्टोरी क्या थी और ये प्रिंसली स्टेट्स ऑल टुगेदर खुद में क्या थे और इनकी इंपॉर्टेंस क्या थी. इट मीन्स जो पूरा हमारा नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस था उसमें ये प्रिंसली स्टेट्स कहाँ स्टैंड करते हैं, ये थे क्या, और ये कैसे करके इनकी क्या प्रोसेस थी इंडिया के इंटीग्रेशन में. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहली जो हमारी स्लाइड है इसमें मैंने एक डेफिनेशन दे रखी है कि ये प्रिंसली स्टेट्स खुद में क्या थे. अगर आप लोग को ये डेफिनेशन नहीं समझनी है तो सिंपली आप लोग समझ लीजिए कि प्रिंसली स्टेट्स वो एरियाज थे जिनको डायरेक्टली रूल किया करते थे उनके रूलर्स, जो उनके मोनार्क्स थे. हाउएवर इनकी सुजरैनिटी और पैरामाउंसी इन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी ब्रिटिशर्स की. सुजरैनिटी एंड पैरामाउंसी क्या मतलब सिंपली ये होता है कि यहाँ पर जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगी वो ब्रिटिश क्राउन होगी और मोनार्क्स ये एक्सेप्ट करेंगे कि ब्रिटिशर्स आर मोर सुपीरियर टू देम और ब्रिटिशर्स ही उन्हें एक्सटर्नल अफेयर्स में और डिफेंस की जो भी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराएंगे. बट एट द लोकल लेवल जो भी पूरा रूल होगा, जो भी लॉ मेकिंग का प्रोसेस होगा, मोर और लेस वो यहाँ पर उनके मोनार्क्स और जो भी रूलर्स रहे होंगे वो करेंगे. सो यहाँ पर एक डेफिनेशन दी हुई है, द प्रिंसली स्टेट ऑल्सो कॉल्ड नेटिव स्टेट और इंडियन स्टेट was an entity of the British Indian Empire that was not directly governed by the British. Okay, तो ये क्या है कि एक एंटिटी थी, एक पार्ट था ब्रिटिश इंडियन एम्पायर का जिसको ब्रिटिशर्स डायरेक्टली खुद गवर्न नहीं करते थे, बट रैदर बाय एन इंडियन रूलर अंडर अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट रूल. ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अब हम लोग अपनी इस स्लाइड में यहाँ पर देखते हैं कि ब्रिटिश इंडियन एम्पायर जो हमारा था उसके अंदर कुछ एरियाज थे जिनको हम बोलते थे ब्रिटिश इंडिया की डायरेक्टली रूल्ड स्टेट्स और कुछ होते थे हमारे प्रिंसली स्टेट्स. तो आप लोग इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो लाइट ऑरेंज में हमारे सामने एरियाज हैं वो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स रूल करते थे और ये जो छोटे छोटे या पैचेस में आपको दिखाई दे रहा होगा जो डार्क ऑरेंज में है यहाँ पर, ये यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स थे. तो इस मैप के थ्रू आप लोग काफी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो. ऑब्जर्व ये कर सकते हो कि कैसे ये थ्रू आउट द कंट्री फैले हुए थे. ओके, साथ ही साथ कुछ ऐसे एरियाज इनके थे, ठीक है, आप लोग देखिए थ्रू आउट द कंट्री यहाँ पर आपको राजपूताना यहाँ पे प्रिंसली स्टेट मिल जाएगा, देन यहाँ पर हैदराबाद का मिल जाएगा, मैसूर का, कोचीन, बलोचिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर. ओके, तो ये सारे क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स थे. और आप लोग देखिए कि ये जरूरी नहीं है कि सारे प्रिंसली स्टेट बहुत बड़े रहे हों, कुछ बड़े भी थे जैसे राजपूताना और कुछ यहाँ पर आप लोग छोटे देख सकते हो जैसे भूटान का हो गया आपका. ओके, या बनारस का आप लोग देख सकते हो यहाँ पर. तो ये छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स भी थे और अगर इन पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल नहीं था तो जब इंडिया का इंटीग्रेशन हुआ होगा आफ्टर इंडिपेंडेंस तो क्या हुआ होगा, जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए होंगे तो ये जो लाइट ऑरेंज में एरियाज है ना ये तो डायरेक्टली हमें मिल गए होंगे, बट ये जो डार्क ऑरेंज के एरियाज हैं इनको भी हमें क्या करना होगा, अपने से इंटीग्रेट कराना होगा. तभी जो आज का प्रेजेंट मैप ऑफ इंडिया है वो हमारे सामने आया होगा. तो इस पूरे इंटीग्रेशन के प्रोसेस को ही हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये जो प्रिंसली स्टेट्स जो यहाँ पर डार्क ऑरेंज कलर में यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इनको हमारे लीडर्स ने अपनी प्रूडेंट से, अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू इंडिया में इनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक एक अग्रीमेंट था, एक आप लोग कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो जिसके थ्रू इन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि ये इंडिया का पार्ट बनेंगे. तो इस पूरी स्टोरी को हम लोग आज अपने इस लेक्चर में यहाँ पर देखने वाले हैं. अब यहाँ पर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कौन कौन से यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर थे प्रिंसली स्टेट, जैसे मैसूर हो गया, राजपूताना हो गया. ऑल टुगेदर ये पूछा तो नहीं जाएगा बट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, राइट. तो हम लोग यहाँ पर कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर देख लेते हैं. राजपूताना आप लोग याद कर सकते हो, या हैदराबाद, ये काफी एक
इसकी एक काफी स्टोरी है तो खुद में ही, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, या मैसूर का हो गया। ओके, ये सारी चीजें हम लोग ऐसे भी देखने वाले हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि कैसे ये थ्रू आउट द कंट्री, ये पूरे कंट्री में फैले हुए थे, और साथ ही साथ ये पैचेस में थे, और कुछ बहुत बड़े और कुछ बहुत छोटे थे। तो यहाँ पर जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, वो यहाँ मैंने अंडरलाइन कर दिया है और बोल्ड भी कर दिया है। तो कितने प्रिंसली स्टेट से आप लोग इमेजिन कर सकते हो? 565। इट मीन्स जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली होगी, तो इन 565 स्टेट्स को, प्रिंसली स्टेट्स को, हमें यहाँ पर इंडिया में लेकर के आना पड़ा होगा, और उसके लिए हमें डिप्लोमेसी लगी होगी, या फोर्स या प्रेशर, हमने जो भी यूज किया। बट एट प्रेजेंट आज हमारे सामने एक यूनाइटेड इंडिया है। अब ये प्रॉब्लम ही क्यों आई होगी, आप लोग खुद सोचिए, ये प्रॉब्लम आई ही क्यों होगी? ओके, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये इनकी प्रॉब्लम ही क्यों आई। अगर स्यूजरैनिटी एक्सेप्ट ही कर रहे थे ये लोग ब्रिटिशर्स की, और ये लोग ब्रिटिशर्स को सुपीरियर मान ही रहे थे, तो उनके जाने के बाद डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट को मिल जानी चाहिए चीजें। तो इसके पीछे स्टोरी ये है कि जब यहाँ से ब्रिटिशर्स जा रहे थे, इट मीन्स जब ब्रिटिश क्राउन यहाँ से जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि जो डायरेक्टली रूल्ड एरियाज हैं वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चले जाएंगे, बट ये जो इनडायरेक्टली रूल्ड प्रिंसली स्टेट्स थे, ये क्या होंगे? ये लीगली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इट मीन्स इनके पास चॉइस होगी कि ये या तो पाकिस्तान में जाएं, या फिर इंडिया के साथ रहें, या फिर ये इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। साथ ही साथ ये लोग अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए भी फ्री थे। ओके, तो ये प्रॉब्लम थी। बट आप लोग खुद ही सोचो, अगर ये सभी प्रिंसली स्टेट्स को हम लोग छोड़ देते, तो आज राजस्थान, गुजरात, या केरला, या तमिलनाडु जैसे एरियाज जो हैं वो हमारा पार्ट ना होते, और चीजें बहुत ही क्या यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड होती, टैक्स की प्रॉब्लम्स होती, और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स होती। बट आखिर में हुआ क्या यहाँ पर, कि ज्यादातर स्टेट्स ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो इंडिया का पार्ट बनेंगे। ठीक है, ज्यादातर स्टेट्स ने क्या किया, वो इंडिया का पार्ट बनेंगे। और जो कुछ बहुत स्टेट्स थे, जैसे कि त्रावणकोर हो गया हमारा, या हैदराबाद का स्टेट हो गया, इन स्टेट्स ने बोला कि ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट रहेंगे। ओके, अब यहाँ पर इसके बाद ये आता है कि ये लोग क्यों चाह रहे थे कि ये इंडिपेंडेंट रहे। बहुत ही जाहिर सी बात है कि अगर वो इंडिया में आएंगे तो हमारे यहाँ क्या होगा, हमारे डेमोक्रेसी होगी, हमारे यहाँ इलेक्शंस होंगे, और उन इलेक्शंस के बेसिस पर रूलर्स या हम क्या लेजिस्लेचर्स को हम डिसाइड करेंगे कि कौन लॉ बनाएगा। इट मीन्स जो इनकी अथॉरिटेटिव पावर थी, जो इनकी मोनोपोली थी पावर मेकिंग पर, डिसीजन मेकिंग पर, वो क्या है, पूरी शैटर होने वाली थी, पूरी ब्रेक होने वाली थी। तो कोई भी रूलर ये नहीं चाहेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग इसीलिए अपोज कर रहे थे कि ये लोग इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर हमें देखना ये है कि ये सारी स्टोरी तो हमने समझ ली कि प्रिंसली स्टेट्स क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम क्या थी, ये कितने थे। अब हमें समझना यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे डील कैसे किया। तो हमारे सामने एक यहाँ पर फोटो है। ओके, यहाँ पर बीच में ये गांधी जी हैं, और ये जवाहरलाल नेहरू, और ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कौन थे? ये हमारे पहले होम मिनिस्टर थे। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा फैक्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कि हमारे पहले जो होम मिनिस्टर कौन थे, और साथ ही साथ हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पहले कौन थे। ओके, तो ये हमारे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये यहाँ पर राइट में है, राइट हैंड साइड पर, और लेफ्ट हैंड साइड पे जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। तो इनका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही क्रिटिकल, और बहुत एक हिस्टोरिक रोल रहा हमारे इस पूरे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, इनके इंटीग्रेशन के प्रोसेस में। ठीक है, इन्होंने काफी जो है आयरन हैंड के साथ रूल किया, या फिर कहें डिप्लोमेसी इन्होंने यूज की हैदराबाद को इंटीग्रेट कराने के लिए। ठीक, तो जब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अप्रोच था, वो अप्रोच क्या था, 3 कंसिडरेशंस के बेसिस पर यहाँ पर था। ठीक है, मतलब 3 चीजें हम कंसिडर करके चल रहे थे, जिनके बेसिस पर हमारा पूरा अप्रोच होना था। वो क्या क्या था? वो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, कि जो लोग हैं, जो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, जो प्रिंसली स्टेट की पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल हैदराबाद, तो जो हैदराबाद की पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन चाह रही थी कि ये डेमोक्रेटिकली रूल्ड एक रिजीम के अंदर आए। इट मींस दे वांटेड टू जॉइन इंडियन यूनियन, बट एज देयर रूलर्स वर मोनार्क, दे वर अथॉरिटेटिव इन नेचर,
So they were not quite interested in joining the Indian Union. So this was the problem. But as we have seen that कि यहाँ पर इनका जो एरिया था वो बहुत ही क्रिटिकल था, ठीक है, और हमें वो चाहिए ही था, अदरवाइज क्या होता फ्यूचर में वो इंसर्जेंसी या फिर यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में जा सकता था। तो यहाँ पर सबसे बड़ा इशू ये था कि वहाँ के लोग चाह रहे थे इंडियन यूनियन को ज्वाइन करने के लिए, और क्योंकि हम डेमोक्रेसी पर बिलीव करते थे, और डेमोक्रेसी इज व्हाट, डेमोक्रेसी बेस होती है वहाँ के लोगों, वहाँ कर पॉपुलेशन पर। तो ये सिंपल सी बात है, अगर हम लोग डेमोक्रेटिक नेशन है तो हम लोग चाहेंगे कि वहाँ के लोग डिसाइड करें कि उन्हें कहाँ पर जाना है। ये हमारा पहला कंसिडरेशन था कि वहाँ के लोग क्या है, इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे। साथ ही साथ क्या, हम इस बात को लेकर भी रेडी थे कि अगर आपको कुछ स्पेशल प्रोविजंस चाहिए या आपको कुछ ऑटोनॉमी चाहिए, कुछ एक लेवल ऑफ ऑटोनॉमी चाहिए इंडियन यूनियन को ज्वाइन करने के लिए, तो फिर वो भी हम देने के लिए रेडी हैं। फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं ना, उन सभी स्टेट्स के पास सिमिलर राइट्स नहीं है। कुछ के पास कुछ अलग काइंड ऑफ प्रिविलेजेस हैं, और कुछ के पास सबके अपने टेपर्ड काइंड ऑफ प्रिविलेजेस हैं। फॉर एग्जांपल, अभी तक जम्मू एंड कश्मीर के पास 370 आर्टिकल के अंडर उनके स्पेशल प्रिविलेजेस थे, या फिर एट प्रेजेंट भी आप देखोगे तो आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आपको यहाँ पर गुजरात जैसे स्टेट्स हैं, या महाराष्ट्र हैं, या नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं, इनको लेकर के भी स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। या फिर जो आप लोग देखोगे कि जो नॉर्थ ईस्ट में काफी सारे स्टेट्स हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल में आप गोरखालैंड का एरिया ले लो, या फिर वो नागालैंड का हो, या अरुणाचल का हो, या असम का हो, इनके पास भी कुछ ना कुछ यहाँ पर स्पेशल राइट्स हैं। तो हम ये रेडी थे देने के लिए। इट वॉज इट मीन्स कि हम वहां पर क्या है, कुछ ना कुछ यहाँ पर हम गिव एंड टेक की पोजीशन में थे कि अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो हम आपको कुछ ना कुछ डिस्कशंस, कुछ डिस्काउंट्स दे सकते हैं। साथ ही साथ क्या था यहाँ पर, द इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ नेशन हैड अज्यूम्ड सुप्रीम इंपॉर्टेंस। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या था कि हमारी जो इंटीग्रिटी है, जो हमारी यूनिटी है, जो हमारा कंसोलिडेशन है पूरा टेरिटोरियल बाउंड्री का, वो होना चाहिए। और अगर हमारी कंट्री के बीच में ही एक दूसरी कंट्री क्रिएट हो जाएगी, हैदराबाद या दूसरी कोई भी जो भी प्रिंसली स्टेट से, लाइक भोपाल हो गया, त्रावणकोर हो गया, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे इस नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोसेस को हिंडर करते, जो कि फ्यूचर के लिए हमारे अच्छे ना होते। तो ये हमारे 3 कंसिडरेशन थे, ये इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप इन्हें याद कर सकते हैं। पहला क्या था, पहला बहुत सिंपल सा कंसिडरेशन था हमारा कि ये लोग चाहते थे, इनकी पॉपुलेशन चाहती थी इंडियन यूनियन का पार्ट बनना। दूसरा, हम ऑटोनॉमी देने के लिए रेडी थे। तीसरा क्या, कि हमारी कंसोलिडेशन और हमारी इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब ये तो हमने यहाँ समझ लिया कि ये सारी चीजें थी, बट इंडिया में इनको आना कैसे था। ठीक है, अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हमारे लिए जरूरी है और हम इनको लेकर के आएंगे इंडिया में, हम लेकर के आए भी ऑल टुगेदर लास्ट में। बट ये पूरा प्रोसेस था क्या, ये प्रोसेस था साइनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, ये कोई इंस्ट्रूमेंट, ये कोई टूल नहीं है, ये सिंपली क्या था, एक डॉक्यूमेंट था जिसको अगर जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके हेड्स अगर साइन कर लेते हैं विद यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये वहां पर एक्सेप्ट कर ले रहे हैं कि वो अब इंडिया का पार्ट है। बहुत ही सिंपल सी चीज। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्टेट्स हैं, जैसे जूनागढ़ हो गया आपका, हैदराबाद हमने देखा ही है, कश्मीर या मणिपुर का, इनके साथ कुछ ना कुछ इश्यूज थे। बाकी जो रेस्ट ऑफ दी हमारे प्रिंसली स्टेट्स जो हमने डार्क ऑरेंज में देखे थे अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में, वो 15 अगस्त 1947 के पहले पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर चुके थे और इंडियन यूनियन का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुके थे। अब यहाँ पर एक जूनागढ़ का काफी एक मैं कहूंगा क्यूरियस केस है कि यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पब्लिक प्लेबिसाइट हुआ था। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि कौन सा स्टेट है जो प्लेबिसाइट के थ्रू इंडिया में एक्सेप्ट किया गया, तो उसमें आपका ऑप्शन जूनागढ़ सही हो जाएगा। प्लेबिसाइट मतलब क्या होता है, प्लेबिसाइट मतलब ये होता है कि सिंपली अगर आपकी एक टेरिटरी है, जूनागढ़ की है, और इसमें 100 लोग की पॉपुलेशन है, ठीक है, तो इस 100 लोग में क्या होगा, ये सभी लोग वोट करेंगे और डिसाइड करेंगे वोट के थ्रू कि इन्हें इंडिया में रहना है या नहीं रहना है। तो ये सारा वोटिंग प्रोसीजर हुआ था और इन्होंने डिसाइड किया अल्टीमेटली कि इन्हें इंडियन यूनियन का पार्ट बनना है। अब हम जैसा कि यहाँ देख रहे थे कि हैदराबाद में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो वो क्या था। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये हैदराबाद का मैप है हमारे सामने। ठीक है, ये इधर बॉम्बे हो गया, इधर हमारा क्या है, अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल है, और ये हैदराबाद का हमारा एरिया है। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पर जो निजाम थे इनके, इट मीन्स ये इनके रूलर थे,
ये क्या है, इन्होंने इंडिया के साथ एक दूसरा एग्रीमेंट साइन किया था, वो होता है स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट विथ इंडिया। इसमें क्या होगा कि इसमें सिंपली ये होगा कि ये टाइम बोरो करेंगे इंडियन गवर्नमेंट से कि हम थोड़ा सोचना चाहते हैं, थोड़ा हम डिस्कस करना चाहते हैं, या हम अपना टाइम लेना चाहते हैं, और फिर डिसाइड करेंगे हम। और इसी बीच में होता क्या है कि जैसा कि हमने कंसिडरेशन पढ़ा था ना अपना पिछली स्लाइड में, जो पहला कंसिडरेशन हमारा था कि उनके लोग चाहते थे इंडियन यूनियन में शामिल होना। तो इसी बीच में क्या हुआ, एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया हैदराबाद के अंदर। ये बहुत ही पॉपुलर मूवमेंट था। पॉपुलर मूवमेंट का मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, वहां की पॉपुलेशन सपोर्ट कर रही थी। और ये पॉपुलेशन यहाँ पर निजाम के अगेंस्ट यहाँ पर इकट्ठी होती है एक जगह, और ये डिसाइड करते हैं, ये अपने प्रोसेशंस निकालते हैं, मार्च निकालते हैं कि इन्हें इंडियन यूनियन ज्वाइन करना है। और इनके रिस्पॉन्स में जो उनके वहां के रूलर थे, जो उनके वहां के निजाम थे, उन्होंने क्या किया, ये रजाकार कुछ नहीं है यहाँ पर। रजाकार का सिंपल सा मतलब है, ये इनकी मिलिट्री थी, ओके, पैरा मिलिट्री थी इनकी, जो कि यहाँ पर इनको एक नाम दे दिया गया था। और इन्होंने क्या किया, बहुत ही एट्रोसिटीज की अपने लोगों के ऊपर, मर्डर किए इन्होंने, ठीक है, यहाँ पर लूट्स की इन्होंने। और ये स्पेशली टारगेट कर रहे थे किसको, जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है, ओके। ये यहाँ पर देख सकते हो, ये निज़ाम है यहाँ के, और ये हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब हमने देखी कि ये सिचुएशन इतनी डिटेरियोरेट कर रही है, मतलब खराब हो रही है, तो हमने यहाँ पर डिसाइड किया कि हम अपनी फोर्सेस को यहाँ पर ले जाएंगे, और इनकी पॉपुलेशन जो वहां पर प्रॉब्लम में थी, उनको उससे प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। अल्टीमेटली फिर निजाम ने क्या किया, साइन कर लिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और वही फोटो है हमारे सामने यहाँ पर एक ये, ओके, उसी टाइम की फोटो है ये। और हैदराबाद का इंटीग्रेशन का प्रोसेस हमारा इसी के साथ कंप्लीट हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर कि कब हैदराबाद का इंटीग्रेशन हुआ। ऑल्दो ये बहुत ही मतलब मुश्किल है, मुझे नहीं लगता एग्जाम में पूछेंगे, बट फिर भी आप लोग याद कर सकते हो कि सितंबर 1948 में इनका इंटीग्रेशन हुआ इंडिया के साथ। अब यहाँ पर हमने एक देखा था कि मणिपुर का भी केस था, ओके। तो मणिपुर का केस भी सिंपली ऐसा ही था, और उसमें भी सारी चीजें ऐसी ही हुई कि वहां पर रूलर थे, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया, और सारी चीजें, इंटीग्रेशन इंडिया के साथ कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा कुल मिला के एक लेक्चर था, जहां पर हमने देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेस का, इंटीग्रेशन जो ऑफ स्टेट्स का क्या प्रोसेस रहा विद द इंडियन यूनियन। और इसी के साथ हमारा लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने इस पूरे चैप्टर को कंक्लूड करेंगे और खत्म करेंगे, वहां पर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स वगैरह है। तब तक आप लोग इस लेक्चर को देखिए, बुक से पढ़िए, जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्वेरी जो भी आपकी हो। एंड वी विल मीट इन अ नेक्स्ट lecture. Till then, thank you. And if you have found it that this lecture has been fruitful for you, then you can like it, subscribe it, and share it with your friends. Thank you and have a nice day.